स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की क्लास में। और इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इनमें से ये 4 राष्ट्रपति के नाम दिए थे और इनको बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सेकंड DACB, यानी सबसे पहले इनमें से VV गिरी, उसके बाद राष्ट्रपति बने ऑर्डर के अनुसार इनमें से BD जत्ती, फिर ज्ञानी जैल सिंह और लास्ट में R वेंकट रमन। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सेकंड DACB। अगला क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर्स का पहला, इंटरनेशनल नर्सेस डे ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 मई को मनाया जाता है और किसके सम्मान में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, तो 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ, तो इसी के लिए हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि 1853 से लेकर 1856 तक एक युद्ध हुआ था, क्रीमिया वॉर। आपने सुना होगा 1853 से लेकर 1856 तक क्रीमिया का जब युद्ध हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पर अपने सेवा कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से किए थे। यानी जब लोग घायल हो जाते थे तो डॉक्टर के जाने के बाद भी ये अंधेरे में लालटेन या कैंडल लेकर घायलों की सेवा करती थी। इसी के लिए इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला, मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी किसे कहा जाता है? आधुनिक नर्सिंग का जनक भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और एक ब्रिटिश समाज सुधारक भी थी और इनको साथ साथ सांख्यिकी की भी काफ़ी नॉलेज थी, स्टैटिक्स, यानी एक सांख्यिकी शास्त्री भी रही। और 2020 की नर्सेस डे की थीम क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इस बार की थीम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड भी मिला है। ये पहली महिला हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था 1907 में। और इनकी बुक काफ़ी फेमस है, नोट्स ऑन नर्सिंग। ये बुक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, नोट्स ऑन नर्सिंग। तो हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। अगला टॉपिक है मिशन सागर। भारत सरकार ने कोरोना महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर देशों के सहायता के लिए एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन सागर। यानी जो ईस्ट हिंद ओशियन साइड में क्या है देश हैं, उनकी सहायता के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है मिशन सागर। और इस मिशन सागर के तहत 5 देशों की सहायता की जाएगी। वो 5 देश हैं मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस। मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस, ये 5 देश हैं। यहाँ पर जरूरी मेडिकल फैसिलिटी और खाने का सामान पहुँचाना या जो आवश्यक चीज़ें हैं अभी उनको पहुँचाना, यही मिशन सागर का उद्देश्य है। और इसके लिए भारत की नेवी ने एक जहाज भी क्या किया है, तैनात किया है, जिसका नाम है INS केसरी। यानी इंडियन नेवल शिप का कौन सा जहाज है? केसरी जहाज है, जो इन 5 देशों में जाएगा और आवश्यक चीज़ें या जो खाने के सामान आवश्यक चीज़ें हैं उनको पहुंचाने का काम करेगा। सागर की फुल फॉर्म जो है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मिशन सागर का जो सागर वर्ड है शब्द, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी 5 पूर्वी हिंद सागर देशों की सहायता करना ही मिशन सागर का उद्देश्य है, जो कि भारत सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है भारत। अभी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली है, लॉस एज द होम। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक यानी इंटरनल फॉर्म में क्या हुए हैं, विस्थापित यानी डिस्प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह गए आंतरिक रूप में, तो भारत। दूसरे में फिलीपींस है, तीसरे में बांग्लादेश। भारत में 2019 में 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए।
ये रिपोर्ट निकाली है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड 1946 में बना था, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड ऑफिस है और हेनेरिटा फोरे इसके वर्तमान में हेड है। हेनेरिटा फोरे इसके वर्तमान में हेड है। अगला क्वेश्चन है मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किस देश ने हाल ही में विकसित की है? मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, तो शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए इजराइल देश ने एक एंटीबॉडी को विकसित किया है। इस एंटीबॉडी का नाम है मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। अब न्यूट्रल शब्द आ रहा है, यानी न्यूट्रल का मतलब किसी चीज को क्या कर देना, रोक देना, न्यूट्रल कर देना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है इस एंटीबॉडी का? जो कोविड महामारी चल रही है इसके लिए आपको पता है कि कोई भी हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जितनी स्ट्रांग होगी, हमारी एंटीबॉडी लड़ने में जितनी सक्षम होंगी, तो वो आदमी उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो इजराइल ने एक एंटीबॉडी बना दी है लैब में। ये एंटीबॉडी प्रोटीन से बनाई गई है। प्रोटीन से बने एंटीबॉडी जो कि इजराइल देश ने बनाया है, इनका यूज किया जाएगा किसमें? कोविड महामारी में। अब इसकी खासियत क्या होती है दोस्तों इस एंटीबॉडी की? जब इस एंटीबॉडी को किसी मनुष्य के शरीर में भेजा जाएगा अंदर, तो ये एक टारगेट पर काम करते हैं। सपोज किसी को कोविड महामारी है तो ये क्या करेगा, जो उसके संक्रमित सेल हैं कोविड के कारण, वहाँ पर ये क्या करेगा, जाएगा और उस वायरस को यानी कोविड वायरस को क्या कर देगा, बेअसर। तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है और ये इजराइल ने वैसे अभी बना दिया है। और वैसे आपको नॉर्मली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं इनका और बीमारियों में भी इसका इलाज में यूज किया जाता है। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज में भी ऐसी एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी खासियत क्या होती है, ये एक टारगेट पर ही काम करते हैं। जो शरीर के अंदर संक्रमित सेल होगी वहाँ पर जाएंगे और उस वायरस को क्या कर देंगे, बेअसर कर देंगे। इसी के लिए इसका नाम है मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये हर साल भारत में 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई से लेकर 13 मई तक 1998 में 2 दिन 11 मई और 13 मई को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जो कि सफल रहा था। इसी के लिए हर साल 11 मई को क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्या था, 11 मई को क्या परीक्षण था ये दोस्तों। 2 भारत में परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। एक पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 में, 1974। 18 मई को इंदिरा गांधी के समय स्माइलिंग बुद्धा मुस्कुराए, उस ऑपरेशन का नाम था, कोड का नाम ऑपरेशन कोड था, जो 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण राजस्थान में, ठीक है। अब इसके बाद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया 11 मई और 13 मई 1998 को। जो दूसरा परमाणु परीक्षण था इसको ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। अब ऑपरेशन शक्ति भी इस कोड को कहते हैं, ऑपरेशन शक्ति। और यहाँ पर भारत ने 5 क्या किए थे, परमाणु विस्फोट। जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था इसमें 5 परमाणु विस्फोट हुए थे और भारत ने क्या किया था, इसमें सफलता पाई थी। और ये दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। और दूसरे परमाणु परीक्षण में भारत परमाणु देशों में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत परमाणु देशों में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन चुका था जब भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। और 11 मई को इसी के लिए भारत क्या मनाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इसको पहली बार 1999 में मनाया गया था, यानी अगले साल ही 1999 में। और इस ऑपरेशन कोड को क्या कहते हैं, ऑपरेशन शक्ति। और ये वो ऐतिहासिक दिन भी था क्योंकि इसी दिन DRDO ने त्रिशूल नाम की एक मिसाइल को सफलतापूर्वक क्या किया था, लॉन्च किया था। त्रिशूल एक मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करती है, ये वो दिन था। और तीसरा, इस दिन भारत ने अपना एक स्वदेशी विमान भी क्या किया था, सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसका नाम था हंस 3। तो ये 3 कारण थे इस दिन के ऐतिहासिक होने के कारण। पहला, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि सफल रहा,
दूसरा, त्रिशूल नाम का एक मिसाइल क्या किया था डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि सतह से हवा में मार करती है। और तीसरा, भारत का स्वदेशी विमान ने भी सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी, जिसका नाम था हंस 3। और इस दूसरे परमाणु परीक्षण का मिशन को ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं। और जब दूसरा परमाणु परीक्षण सफल हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यानी इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था उसमें जय विज्ञान ऐड कर दिया था इसी परमाणु परीक्षण के बाद। और इसका मेन जो सारी कमान संभाली थी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबको पता है कि उन्होंने इस सबकी कमान संभाली थी। अब एक यहाँ पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। जय विज्ञान तक था, अब इसमें एक लाइन और जोड़ दी है जय अनुसंधान, वो नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला टॉपिक है 2020 के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसको मिला है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड इस बार मिला है सिद्धार्थ वरदा राजन को। 2020 के लिए भारतीय हैं सिद्धार्थ वरदा राजन। ये भारत में एक पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल, जिसका नाम है द वायर। द वायर न्यूज़ पोर्टल के फाउंडर हैं सिद्धार्थ वरदा राजन। इन्हें 2020 के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला है। इस बार 17 पत्रकारों को मिला है, टोटल 16 अन्य देशों से है और एक भारत से। कौन है? सिद्धार्थ वरदा राजन। एक संस्था है डायच वेले। डायच वेले ये वो संस्था है जो इस अवार्ड को देती है। 2015 से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया जाता है। इस बार ये किस उद्देश्य से दिया गया है? डायच वेले संस्था के द्वारा कोरोना महामारी जो फैली है इसके द्वारा इस बार किसी देश की सत्ता के द्वारा यदि किसी पत्रकार का कोई उत्पीड़न किया जा रहा है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड दिया गया इस बार सिद्धार्थ वरदा राजन को। शायद आपने अभी न्यूज़ में भी सुना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी जब आई थी तो इन पर यूपी सरकार ने इन पे ऊपर केस भी किया था पुलिस ने, क्योंकि इन्होंने शायद योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो इनको अयोध्या भी तलब किया गया था अभी। किसको? सिद्धार्थ वरदा राजन को। ये सब चल रहा था बीच में, शायद में भी आपने न्यूज़ में सुना हो। खैर हमें ये याद करना है अभी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड सिद्धार्थ वरदा राजन एक भारतीय पत्रकार भी चुने गए हैं। ठीक है, और कौन सी न्यूज़ पोर्टल के फाउंडर हैं? द वायर। और हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है? यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला टॉपिक है क्वेश्चन, किस देश ने अपने यहाँ एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है अभी? तो इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है, तो इसी के ऊपर इन्होंने अपने यहाँ एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया है, टैगोर रास्ता। इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, काफ़ी प्रसिद्ध शहर है तेल अवीव। इसी शहर में एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। इजराइल के लोग, यहाँ के जो सरकार है, उन्होंने ये कहा भी कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर और इनकी बातों को काफ़ी मानते हैं, काफ़ी सम्मान देते हैं। तो उन्हीं के सम्मान के ऊपर अभी 159वीं जयंती पर एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को डेडिकेट किया गया है। 7 मई को 159वीं जयंती मनाई गई है रविन्द्रनाथ टैगोर की। 1913 में ये पहले व्यक्ति बने थे भारत में जिन्हें क्या मिला था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके काफ़ी फेमस गीतांजलि, इनके एक पोइम है, शॉर्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स गीतांजलि। और भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का और बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? हमार सोनार बांग्ला। और भारत का जन गण मन, दोनों इन्होंने ही लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? मेमोरियल डाक टिकट जारी किया है किसने? WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि संस्था 7 अप्रैल 1948 को बनी थी, इसने हाल ही में इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स की 40वीं वर्षगांठ पर
एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जो कि वेरिओला वायरस से होता है। दो बीमारियां होती हैं, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक चिकन पॉक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्मॉल पॉक्स जो होता है इसके दाने जो होते हैं वो बड़े होते हैं शरीर में, और चिकन पॉक्स के दाने छोटे होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स बीमारी जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है, इसका उन्मूलन हो चुका है पूरी दुनिया में। चेचक बीमारी के अब आपने सुने होंगे। चिकन पॉक्स के बारे में काफ़ी हम सुनते रहते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स के केसेस हम नहीं सुनते हैं। तो इसी के उन्मूलन के ऊपर 40वीं वर्षगांठ के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया है WHO ने। इस बार जहां WHO ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के उन्मूलन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा ये संस्था, जैसे हम बात करेंगे इबोला वायरस के लिए काफ़ी बढ़िया काम किया था WHO ने, चेचक के लिए तो कुछ बीमारियों पर बहुत ही, पोलियो का पूरा दुनिया मतलब कई देशों में पोलियो बीमारी को मुक्त कर दिया है, तो WHO का सहयोग है इसमें। लेकिन इस बार जो कोविड-19 कोरोना महामारी आई है, इसमें WHO सवालों के घेरे में आ गया है। कई देश जैसे USA ने आरोप लगा लिए हैं WHO के ऊपर कि आप चीन के लिए काम कर रहे हो, और USA ने अभी फंडिंग भी रोक दी है। जैसे USA ने WHO की फंडिंग रोकी थी, तो चीन ने अभी $30 मिलियन की फंडिंग दी है किसको? WHO को। और अभी यूनाइटेड नेशन ने भी एक स्टेटमेंट दी है, एंटियागो गुटेरेस ने भी, कि इस टाइम पीरियड पर, इस महामारी के दौर में WHO की फंडिंग रोकना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन किया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो मंडी अधिनियम था 1972, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है। और ये क्यों किया है? किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पर किसान क्या कर सकते हैं, जहाँ पर किसानों को किसी दूसरे राज्य में भी यदि उनके जो उपज है उसका बढ़िया मूल्य मिल रहा है, अधिकतम मूल्य मिल रहा है, वो वहाँ बेच सकते हैं। या प्राइवेट सेक्टर में भी ये सीधे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी बाध्य नहीं है। और इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आप घर से ही क्या कर सकते हो, किसी प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो अपने सामान का। तो कुछ काफ़ी संशोधन किए हैं इसमें, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक रेट मिले उनकी उपज का। अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, इसका जो श्रम ब्यूरो है उसके नए महानिदेशक DPS नेगी बने हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत के पास किसके पास है? संतोष गंगवार। श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बन चुका है? तो सैमसंग दूसरे नंबर पे आ चुका है स्मार्ट वॉच को बेचने के मामले में। 19 लाख यूनिट इसने बेचे हैं। और पहले नंबर पर कौन है? एप्पल, जिसने 76 लाख यूनिट बेचे हैं। लगभग 4 गुना आगे है कौन? एप्पल। और दूसरे में कौन आ चुका है? सैमसंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुंदरवन में हाल ही में बाघों की संख्या बढ़ी है। एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारतीय सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले 88 थे और अब नई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 96 हो चुके हैं बाघ, टाइगर। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। सुना होगा आजकल काफ़ी विवाद चल रहा है इनके बीच भी, राज्यपाल और CM के बीच। इसका अब बात करते हैं, बाघों के बारे में बात करेंगे तो 2018 में रिपोर्ट आई थी भारत में, उसके अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं, 2967 भारत में बाघ हैं, जो कि 2014 की रिपोर्ट से 33% का इजाफा हुआ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2014 की रिपोर्ट से भारत में बाघों की संख्या कितनी % बढ़ चुकी है? 33%। नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 526 बाघ हैं। ठीक है। और हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं। बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बात करोगे सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में, जो ये भारतीय सुंदरवन है, यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ी है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव है जहाँ पर टाइगर निवास करते हैं। एकमात्र मैंग्रोव है। मैंग्रोव समझते हो? दलदली क्षेत्र। इसको सुंदरवन इसलिए कहते हैं, यहाँ पर सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। तो हाल ही में यहाँ पर बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। और दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है?
ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ज़रूर यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।